राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बीजेपी विधायक सुरेश दस ने एक्ट्रेस प्राजक्ता माली, सपना चौधरी और रश्मिका मंदाना का नाम धनंजय मुंडे के साथ जोड़ा था। धनंजय मुंडे से सीधे तौर पर नाम जोड़ने पर अभिनेत्री प्राजक्ता माली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोग उनके समर्थन में सामने आए थे, जबकि शिवसेना की उपनेता सुषमा अंधारे ने उनकी आलोचना की है। वह एबीपी माझा के सेमिनार में बोल रही थी। सुषमा अंधारे ने कहा, 2-3 मुद्दे बहुत शांति और तटस्थता से उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि पहली बात यह है कि सत्य को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। प्राजक्ता माली का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संयुक्तिक नहीं था। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी चाहिए? दोस्त आपसे सफाई नहीं मांगते और दुश्मन आप पर भरोसा नहीं करते। आप क्यों समझाना चाहते थे? अगर आप समझाना चाहते हैं तो करुणा मुंडे ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, लेकिन तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस वक्त उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब भी वे इसे नजरअंदाज कर सकते थे। अब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना राजनीति से प्रेरित लग रहा है। आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? इस जाति पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की उपलब्धियां शून्य हो जाती है, लेकिन क्या इस प्राजक्ता माली जैसी अभिनेत्री के समय ही है क्या? जब सुषमा अंधारे के खिलाफ बोला तब क्यों नहीं सूझा? आपको सुरेश दस के खिलाफ आग उगलने की जरूरत नहीं है। सुरेश दस बीजेपी से है, बीजेपी का संगठन आरएसएस है। प्राजक्ता जब आरएसएस मुख्यालय जाती है तो कलाकार नहीं थी क्या? तब वे अपना राजनीतिक स्टैंड बनाते हैं, उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बनता है। सुषमा अंधारे ने कहा, कल के मार्च का विरोध करने के लिए प्राजक्ता माली की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। मार्च की चर्चा को किनारे करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। संतोष देशमुख हत्या मामले को किनारे करने के लिए प्राजक्ता माली के मामले को जानबूझकर सामने लाया गया था, ऐसा आरोप सुषमा अंधारे ने लगाया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। साथ ही इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया जा रहा था कि आखिरकार अयोध्या का मुद्दा खत्म हो गया है, जिससे पिछले कई दशकों का विवाद खत्म हो गया है। हालांकि राम मंदिर अस्तित्व में आने के कुछ ही दिनों के भीतर काशी, मथुरा से लेकर हालिया संबल विवाद जैसे विवादों का सिलसिला शुरू हो गया, जहाँ खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इस पर नाराजगी जताई थी। वही अब संघ से जुड़ी पत्रिका द ऑर्गेनाइजर ने इससे उलट रुख अपनाया है। इस पत्रिका का रुख है कि विवादास्पद धार्मिक स्थलों का सच सामने आना चाहिए। द ऑर्गेनाइजर को संघ से जुड़ी पत्रिका माना जाता है। इस मैगजीन द्वारा छपी कवर स्टोरी में संभल में मस्जिद विवाद का मुद्दा उठाया गया है। दावा किया जाता है कि इस स्थान पर शाही जामा मस्जिद के स्थान पर कभी एक मंदिर हुआ करता था। इस पर टिप्पणी करते हुए इस लेख में यह भी बताया गया है कि संभल में ऐसे सामाजिक संघर्षों का इतिहास रहा है। श्री गजानन महाराज ने अपनी अद्भुत शक्ति से अनेक चमत्कार किए। उनके माध्यम से उन्होंने लाखों भक्तों को आस्था के माध्यम से धर्माचरण का मार्ग दिखाया। उनके चमत्कार आज भी हो रहे हैं। आज भी लाखों भक्त श्री के दर्शन के लिए शेगांव आ रहे हैं। उक्त विचार विधायक सुलभा खोड़के ने व्यक्त किए। अमरावती नीलकंठ व्यायाम मंडल की ओर से श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ पारायण उत्सव के आयोजन के अवसर पर वे बोल रही थी। इस वर्ष भी श्री नीलकंठ व्यायाम मंडल की ओर से श्री संत गजानन महाराज के मूल रजत चरण पादुका काचूर्ना और श्री साई बाबा के मूल चरण पादुका निमोनगांव शिरडी के दर्शन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुणे चिंचवड़ की नन्ही बालिका सुरभि सुनील ढगे ने अपनी मधुर आवाज में श्री गजानन विजय ग्रंथ को कुल 21 अध्याय लगभग 2000 श्लोकों सुनाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ पाठ समारोह के अवसर पर लगभग 500 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस सामूहिक पाठ समारोह में महिलाएं व पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में पाठ कर रहे थे। पारायण की समाप्ति के बाद महाआरती पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया। ना होटल जाएंगे न डिस्को जाएंगे, नया साल बाबा के चरणों में मनाएंगे। इस विचार को लेकर पिछले 2 वर्षों से 31 दिसंबर भजन कीर्तन कर मनाने की परंपरा दीवाने बाबा के परिवार निभा रहा है। इस वर्ष भी 31 दिसंबर को रात 8 बजे से सुमिरन कीर्तन का स्थानीय रायली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान के राजसमंद के सुप्रसिद्ध गायक नयन नंदवाना अपनी सुमधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुति देंगे। वही अमरावती के गायक सुमित बावरा तथा जय जोशी भी अपने भजनों से भगवान को रिझाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित रहकर भजनों का लाभ लेने का आह्वान दीवाने बाबा के परिवार ने किया है। सभी भक्तों को जय बाबाली, जय श्री श्याम, जय लाली की। आने वाले 31 दिसंबर को रात्रि 8 बजे से सुमिरन कीर्तन का भव्य आयोजन रखा हुआ है। ये दीवाने बाबा के परिवार की ओर से तृतीय वर्ष है जो सुमिरन कीर्तन का आयोजन है। 31 दिसंबर 2024 साल की आखिरी शाम और आने वाले नए साल को शुरुआत बाबा के श्री चरणों में करने का मानस दीवाने बाबा के परिवार ने बनाए हैं। आप सभी से प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रह के इस सुमिरन कीर्तन का लाभ ले। इस सुमिरन कीर्तन में मैं जय जोशी और सुमित बावड़ा और इसी के साथ में राजस्थान से पधारे हुए हमारे नयन जी नंदन वाना, ये आपको सुमधुर वाणी में भजनों के गंगा बहाएंगे। सभी से प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहे और इस सुमिरन कीर्तन का लाभ ले। ना होटल जाएंगे ना डिस्को जाएंगे, नया साल
बाबा हम तेरे साथ मनाएंगे। इसी के साथ में सभी भक्तों को आने वाले नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जय बाबा री, जय श्री श्याम, जय दादी की। उपराजधानी नागपुर में पिछले कुछ महीनों से अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 5 दिनों से शहर में हर दिन एक हत्या हो रही है। पिछले 5 दिनों में हत्या के 5 मामले सामने आए हैं और शहर में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की तस्वीर सामने आई है। रविवार को भी जरीपटका के ईसाई कब्रिस्तान में हत्या हुई थी। मारे गए चौकीदार का नाम रमेश शेंडे है। इससे पहले शुक्रवार आधी रात के करीब 3 लोगों ने एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसे धंतोली जैसी व्यस्त सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस अभी तक मृतक की पहचान नहीं कर पाई है। साथ ही अजनी में बाप बेटी की हत्या कर दी गई, जबकि शुक्रवार को कुलदीप चौहान नाम के युवक की उसके दोस्त ने हत्या कर दी। यशोधरा नगर में 2 दिन पहले अपनी भाभी से अनैतिक संबंध बनाने वाले दोस्त का भी राजा नाम के युवक ने अपनी भाभी से अनैतिक संबंध रखने वाले दोस्त की हत्या कर दी। शहर में हत्या का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और साल के आखिरी हफ्ते में 5 हत्याओं ने उपराजधानी को दहला दिया। पिछले 5 दिनों में शहर में 5वीं हत्या हुई है। रविवार दोपहर करीब 2 बजे जरीपटका स्थित भारतीय प्रोटेस्टेंट ईसाई कब्रिस्तान में एक युवक हाथ में चाकू लेकर आया। वहां का चौकीदार रमेश शेंडे उसकी ओर दौड़ा। उसने उसका हाथ पकड़कर कुछ पूछा। इसके बाद उसने रमेश पर चाकू से वार कर दिया। तभी कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए आए युवक जैकेब किरण ने दौड़कर युवक को पकड़ लिया। तब तक रमेश शेंडे खून से लथपथ हो चुका था। कुछ नागरिकों ने रमेश को अस्पताल पहुंचाया, जबकि किरण ने आरोपी को कसकर पकड़ लिया। जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, किरण ने तुरंत पुलिस को फोन किया, हत्या की जानकारी दी। कुछ ही देर में जरीपटका के पुलिस निरीक्षक संजय सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटनास्थल पर पंचनामा कर हत्या का मामला दर्ज किया गया। गोंदिया जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मरामजोब में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्रा की जलने से मौत हो गई। चूल्हे के पास पड़ते समय लगी आग से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 सुबह 5:30 बजे की बीच की है। मृत छात्रा का नाम चांदनी किशोर सहारे है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांदनी शिवराम कॉलेज बुरदोली तहसील देवरी में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। चूंकि अभी सर्दी के दिन थे और सुबह सुबह ठंड भी बढ़ रही थी, इसलिए वह ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच अचानक लगी आग से चांदनी झुलस गई। गंभीर हालत में उसे पहले नजदीकी ग्रामीण अस्पताल देवरी में भर्ती कराया गया, बाद में गोंदिया स्थानांतरित किया गया। हालांकि उसकी हालत बिगड़ने पर उन्हें नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया। चांदनी की शनिवार सुबह करीब 4 बजे नागपुर में मेयो अस्पताल में मौत होगी। उसकी मौत से गाँव में शोक व्याप्त है। कुर्रा पुलिस स्टेशन अंतर्गत गुंजी से अशोकनगर मार्ग पर अज्ञात वाहन की ठोस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अशोकनगर के पुलिस पाटिल नरेश अंबादास राठौड़ ने दी शिकायत के अनुसार उसे चंदन कड़ू ने फोन करके जानकारी दी कि 49 वर्षीय प्रवीण चरणदास कड़ू रोड पर पड़ा है। जब वे पहुंचे तो प्रवीण का मृतदेह पड़ा था, जिसे किसी अज्ञात वाहन ने ठोस मार दी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। कर्नाटक के बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर विधानसभा के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री एन मुनिरत्न नायडू को हाल ही में रेप मामले में जमानत मिली है। बाद में जब वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनके सिर पर अंडे फेंके। इस घटना का वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है। मुनिरत्न पर उस समय अंडे फेंके गए जब वह कार्यक्रम के बाद अपने वाहन की ओर जा रहे थे। इस समय उनके सुरक्षा गार्ड ने मुनिरत्न को सुरक्षित वाहन तक पहुंचाया। इस मामले के बाद मुनिरत्न को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। विधायक मुनिरत्न 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले कुछ वर्षों में डीके बंधुओं के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। 2023 के लोकसभा चुनाव में डीके बंधु ने राजराजेश्वरी नगर निर्वाचन क्षेत्र में मुनिरत्न को हराने के लिए पुरजोर प्रयास किया। इसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमा के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी मुनिरत्न ने जीत हासिल की। स्नेह सम्मेलन के माध्यम से छात्रों को अपने अंदर छुपे गुणों को बताने का अवसर मिलता है। पढ़ाई करते समय छात्रों को अपने में जो कला, डांस, गाना एवं सांस्कृतिक खेलकूद के गुण उजागर करने के लिए मंच मिलता है। उक्त विचार अभिनंदन पेंडारी ने व्यक्त किया। लक्ष्मीकांत पसारकर मुकद्दर विद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का स्वागत संपदा मुंजे ने स्वागत गीत गाकर किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अभिनंदन पेंडारी एवं मनीष पावड़े ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। पसारकर मुकद्दर विद्यालय के अध्यक्ष सुभाष गाव पांडे और संस्थान के सचिव भाऊ साहेब पासरकर का स्वागत स्कूल की प्राचार्य भावना पसारकर ने किया और संस्था के पदाधिकारियों अरुंधति मुंजे, अजिंक्य का स्वागत पूनम मड़ावी ने किया। मुकद्दर बच्चों ने सुंदर नृत्य कर अतिथियों का दिल जीत लिया। इस अवसर दीपक उगड़े, पूनम मड़ावी, मुकुंद पकड़े स्कूल के कर्मचारी उपस्थित थे। इन्होंने कार्यक्रम सफल करने के लिए सहयोग दिया। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को पुरस्कार वितरण अभिनंदन पेंडारी, मनीष वैशाली पावड़े द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन दीपक उगड़े ने किया। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को भोजन कराया गया। भोपाल में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग और सीबीएसई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड के फाइनल राउंड का शुभारंभ स्कोप ग्लोबल स्किल
यूनिवर्सिटी में किया गया। इस आयोजन में देश भर से चयनित कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 74 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। करीब 35,000 CBSE स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन परीक्षा दी थी, जिसमें 70 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। महाराष्ट्र से एकमेव नागपुर के आर्यन वेंकटेश बायस्कर का चयन हुआ था। आर्यन सिविल लाइन स्थित भवन में कक्षा 12वीं का छात्र है। कार्यक्रम के दौरान रोबोटिक्स, AR/VR आधारित वेल्डिंग, सिमुलेशन और ऑटोमोबाइल विषयों पर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। रोबोटिक्स प्रतियोगिता में छात्रों को रोबोट असेंबलिंग की ट्रेनिंग दी गई और उनसे प्रदर्शन का मूल्यांकन समय और दक्षता के आधार पर किया गया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र